अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस पेपर में आपको कामयाबी अता फ़रमाए। मुझे अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि मैं इस पेपर को मैक्सिमम हद तक आप लोगों के लिए आसान बना सकूँ। इस वीडियो सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 10 का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। इस वीडियो सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, बिग डेटा पे बात करेंगे, मोबाइल टेक्नोलॉजीज पे हम लोग बात करेंगे। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है तो ये तीन डिफरेंट सब टॉपिक्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम की अगर एग्जाम्पल कोई हमसे पूछ ले तो वो एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। और फाइनली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आया है। देयर इज लीस्ट चांसेस के पहले दो सब टॉपिक्स जो है वो एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा। देयर इज लीस्ट प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करेगा, मैंने कहा चांसेस कम है, क्योंकि एग्जामिनर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है। वो थोड़ा सा डेफिनेशनल लेवल से निकल करके वो एप्लीकेशन लेवल की तरफ मूव करता चला जा रहा है। और एप्लीकेशन की ज़बरदस्त जो टेस्टिंग स्टाइल है दैट इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहाँ तीसरे टॉपिक पे बन सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो है वो क्या है। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप लोगों से पूछ सकता है। एग्जामिनर आप लोगों से ये भी पूछ कह सकता है कि एज एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एडवाइस करिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजर को एडवाइस करिए कि दे मस्ट प्लांट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम। मैं जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम, ये एक जेनेरिक टर्म है। देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सिस्टम जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं, सिस्टम कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम कंसिडर किया जाता है। हमारे डिफरेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम कंसिडर किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर जो है वो ये जेनेरिक टर्म इस्तेमाल करेगा, एग्जामिनर कोई स्पेसिफिक सिस्टम जो है वो नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें समझना होगा कि आया के एग्जामिनर जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम के बारे में हमें टेस्ट करने जा रहा है या उसका मतलब या मफहूम कुछ और है, एग्जामिनर कुछ और पूछना चाह रहा है। ये हमें वहीं पे बैठ के जज करना पड़ेगा। और जज करने का मतलब जज करना उस वक्त आसान हो जाता है जब फॉर एग्जांपल वो एक किसी एक्सपर्ट सिस्टम का जिक्र कर रहा है, तो मैं उस एक्सपर्ट सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता हूँ कि आया डेफिनेशन इस पे पूरा उतरती है या नहीं उतरती है। चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, बेशुमार अल्लाह ताला ने एबिलिटीज इंसान को अता फरमाई है। इंसान जो है वो देख सकता है, इंसान बोल सकता है, इंसान सुन सकता है, वो समझ सकता है, वो एनालाइज कर सकता है, वो चीज़ों को याद रख सकता है, वो इंटरप्रेट कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी भी एक सिचुएशन को। बिहेवियरल साइकोलॉजी की जुबान में अगर इन तमाम सलाहियतों की कोई टर्म जो फाइंड आउट की जाए तो वो इन तमाम सलाहियतों को इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। अब चूंकि ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं ये तमाम सलाहियतें, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से बेस्टोड इंटेलिजेंस है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते हैं। तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं काफी सारे सिस्टम्स हमें ऐसे नजर आते हैं जो कि बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि इंसान काम करता है। यानी वो हमारी तरह बात कर सकते हैं, वो हमारी तरह सुन सकते हैं, वो हमारी तरह देख सकते हैं, वो हमारी तरह सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, वो इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो सिचुएशन को याद रख सकते हैं, वो डेटा को याद रख सकते हैं। आप अपने लैपटॉप के बारे में सोचिए, आप अपने मोबाइल के बारे में सोचिए, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सोचिए। क्या आपका कंप्यूटर जो है वो डेटा रिसीव नहीं करता? क्या आपका कंप्यूटर जो है इंसान की तरह डेटा को फॉर द लॉन्ग रन याद नहीं करता है? क्या आपकी एक्सेल शीट जिस तरीके से आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हो, क्या आपकी एक्सेल शीट जो है वो कैलकुलेशन नहीं करती है? क्या एक्सेल शीट जो है वो डेटा को इंटरप्रेट करके नहीं बताती है?
क्या वो डेटा एनालिसिस करके बाद में आपको सजेशंस नहीं देती है कि जनाब ये मत करिए, ये करिए, ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है? तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को जो कि बिल्कुल इंसान की तरह से परफॉर्म करता है, उसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच रिकॉग्निशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्निंग एंड प्लानिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो हमें रोबोटिक्स नजर आते हैं। आपको मेरे बैक साइड पे चलने वाला भी एक सिस्टम नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करता है। आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं आप लोगों के साथ एक रोबोटिक्स पे वीडियो जो है वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप उसमें भी देखिएगा कि किस तरीके से रोबोट को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जनाब आप उस साइड पे जाइए। रोबोट वो हमें देखता है, सिग्नल्स रिसीव करता है, और जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो उसी साइड पे जो है वो मूव कर देता है। मैं उसको इशारा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ तो जो उसके सामने शख्स मौजूद है वो उसको इशारा करता है नीचे बैठ जाओ, वो जो रोबोट है वो नीचे बैठ जाता है। रोबोट उसको इशारा करता है कि बर्तन जाकर के धोने हैं, तो वो बर्तन धोना शुरू कर देता है। रोबोट, उसका मालिक उसको इशारा करता है, मतलब उसका क्रिएटर उसको इशारा करता है, तुमने स्टॉक उठाना है, तुमने सामान उठाना है, उठा करके तुमने फला लोकेशन पे इसको रख के आना है, तो वो वही काम करता है। ये देखिए, ये तमाम काम इंसान किया करता था, ये अल्लाह ताला की तरफ से बेस्टोड इंटेलिजेंस थी जिसे वो इस्तेमाल करके ये सारे काम कर रहा था। लेकिन अब ये तमाम तर इंटेलिजेंस जो है, ये तमाम तर एबिलिटीज उसे इंसान ने दी है, इस निस्बत से उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो उसकी एक एग्जांपल जो है, एक ब्रांच है वो रोबोटिक्स है, और दूसरी एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, हम पहले एक दो एग्जांपल से इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन की तरफ वापस आएंगे। तो इंशाल्लाह दिस विल हेल्प अ लॉट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम है। एग्जांपल, अगर कभी आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल शौक से देखा हो, या चले शौक से ना भी कभी इत्तेफाक हुआ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर का, तो वहाँ पे डिफरेंट जियोलॉजिस्ट हैं वो आपको काम करते हुए नजर आते हैं। जियोलॉजिस्ट वो साहब होते हैं जो कि ज़मीन, जिनका ये काम होता है कि उन्होंने ज़मीन को चेक करना है, और जो फॉर एग्जांपल उनका ये काम होता है कि उन्होंने ज़मीन से जो है वो मिनरल्स निकालने में जो है वो सपोर्ट करना। ये जियोलॉजिस्ट जो है वो एक मशीन जो है वो, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई मशीन होती है, ये इस मशीन को जगह जगह पे जो है वो ज़मीन पे जो है वो लगाता है, जगह जगह पे लगाता है, जगह जगह पे लगाता है, और ये देखता है कि कहाँ पे वो तमाम मिनरल्स मौजूद हैं जो कि मुझे चाहिए। वो तमाम मिनरल्स कहाँ पे मौजूद है जो कि मुझे चाहिए, और जैसे ही वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को जो है वो टच करता है, तो अचानक से ये मशीन जो है वो बीप करना शुरू कर देती है। अब ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। ये बिल्कुल इंसान को एक एक्सपर्ट की तरह एडवाइस करे कि जनाब आप जमीन के इस टुकड़े पे मुझे लगा रहे हो, यहाँ पे खुदाई मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ से खुदाई मत करना, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ से भी खुदाई मत करना, और अगर तुम चाहते हो खुदाई करो तो ये काफी नीचे करके जो है ये तुम्हें सामान जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, वो तुम्हारे लिए कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और यहाँ पे लगाता है तो मशीन फौरन बीप करना शुरू कर देती है कि जनाबे वाला यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड चीज मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे आप डिगिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप खुदाई कर सकते हो। बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह से इसको एडवाइस किया जा रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जो है वो मोबाइल में मैसेजेस जो है वो टाइप करते हो, मोबाइल में मैसेजेस टाइप करते हो, तो मोबाइल में बाद का जो है वो आप जब टाइप कर रहे होते हो तो अचानक से अंडरलाइन हो जाते, वो वर्डिंग जो है वो अंडरलाइन हो जाती है। ये अंडरलाइन हो जाना भी एक्सपर्ट्स, इसके बैकएंड पे भी जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो काम करता है। अभी हम लोग इसको इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या होता है। फिर इसी तरीके से फाइनेंशियल ऑटोमेटेड फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम के बैकएंड पे भी जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है, उसी जियोलॉजिस्ट के एग्जांपल जो है वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो ज़मीन के अंदर से प्रोपेन गैस जो है वो फाइंड आउट करना चाहता है। ज़मीन के अंदर हमें प्रोपेन मिलती है, मीथेन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, हमें पोटेशियम मिलता है, सोडियम मिलता है, काफ़ी सारी मिनरल जो है वो हमें ज़मीन के अंदर से जो है वो मिलती है। अब इन साहब को जो है वो प्रोपेन गैस जो है फॉर एग्जांपल उसकी तलाश है, तो सबसे पहले जो है इन साहब को ये डिफाइन करना होगा कि जनाब मुझे प्रोपेन गैस जो है वो तलाश करनी है।
इनको सबसे पहले ये तय करना होगा कि मुझे ज़मीन के अंदर से प्रोपेन गैस चाहिए है, मुझे ज़मीन के नीचे से पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए है, मीथेन चाहिए है, साइक्लोपेंटेन चाहिए है, मुझे कौन सी गैस जो है वो चाहिए है। सबसे पहले इनको डिफाइन करना होगा। ये साहब जो है वो तय कर लेते हैं कि हमें ज़मीन के नीचे से जो है वो प्रोपेन चाहिए है, प्लस ये भी तय कर लेते हैं कि जमीन के नीचे कितने 1000 किलोमीटर तक ये गैस अगर होगी तो हम खुदाई करेंगे, हम डिगिंग करेंगे तो हमारे लिए फिजिबल रहेगा। अगर उस पर्टिकुलर गहराई से नीचे चले जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल ये कह रहे थे कि जनाब 500 किलोमीटर तक जो है अगर प्रोपेन गैस हमें जो है वो मिल जाती है तो हमारे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल प्रोपेन गैस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोपेन गैस 500 किलोमीटर जो है वो ये निकल आती है। अच्छा, प्लस ये साथ ये भी तय करते हैं कि जहां प्रोपेन गैस मिले वहां पे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये साहब जो हैं ये चीजें तलाश करना चाहते हैं। अब ये साहब जो हैं वो एक इंजीनियर को बुलाते हैं जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में है जो है वो कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको प्रॉपर जो है वो कोडिंग में कन्वर्ट करके सिस्टम को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, प्लस सिस्टम को जो है वो रूल्स दे दिए जाते हैं कि जनाब अगर तुम्हें प्रोपेन नजर आती है, अगर तुम्हें प्रोपेन मिल जाती है तो तुमने जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें प्रोपेन मिल जाती है लेकिन वो 600-500 किलोमीटर से नीचे की सरजमीन में मिलती है तो तुमने जो है वो येलो लाइट जो है वो ऑन कर देनी है। अच्छा, इसको दूसरे इंस्ट्रक्शन क्या मिलती है कि अगर तुम्हें प्रोपेन मिल जाती है और वो 500 किलोमीटर की जो गहराई है वहां तक मिल जाती है लेकिन रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो तुमने फिर भी रेड ही रहना है। तीसरा, इसको रूल क्या दिया जाता है कि प्रोपेन मिल जाती है, 500 से कम गहराई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद नहीं है तो तुमने जो है वो बीप करना है और ग्रीन कलर की लाइट जो है वो तुमने जो है वो ऑन कर देनी है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस उसको दे दी जाती है। अब ये जो साहब हैं ये जगह जगह पे, चलिए ये साहब फॉर एग्जांपल ये केमिकल इंजीनियर हैं, ये केमिकल इंजीनियर हैं, ये फॉर एग्जांपल यूं कह लीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो तो जगह 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 पे नहीं लगाएगा, इसको तो लेबर जो है वो जगह जगह पे लगाएगी। अब लेबर जो है वो एक्सपर्ट नहीं होती है, एक्सपर्ट नहीं होती है जो कि इस मशीन को इस्तेमाल करेगी। तो फॉर एग्जांपल ठीक है, अब वो जगह 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 पे जो है इसको लगाती है और जैसे ही उसको फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन नंबर 1 आती है तो वो बीप तो करती है लेकिन साथ येलो साइन दे देती है। तो लेबर को ये एडवाइस मिल जाती है कि जनाब नहीं, यहाँ पे आपने खुदाई नहीं करनी है, इसको रिपोर्ट कर दिया जाता है प्रॉपरली ताकि फॉर द सेक ऑफ डेटा सेविंग है। फिर फर्दर सेकंड एक जगह पे मिलती है जहाँ पे रूल नंबर 2 जो है वो उसे क्या कहते हैं, इग्नाइट हो जाता है। इग्नाइट तो खैर नहीं कहना चाहिए, रूल नंबर 2 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो रूल नंबर 2 एक्टिवेट होता है तो साथ रेड कलर की लाइट भी जलती है, तो इसका मतलब यह है कि एडवाइस किया जा रहा है कि जनाब यहाँ पे भी आपने खुदाई नहीं करनी है। फिर इसी तरीके से एक जगह पे आता है कि जहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, रूल नंबर 3 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और लेबर को कह दिया जाता है कि जनाब आपको एडवाइस किया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप खुदाई करना चाहते हो तो आप डिगिंग कर सकते हो, आपकी रिक्वायर्ड जो मिनरल है, आपकी रिक्वायर्ड जो गैस है वो आपको इजीली मिल जाएगी, आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। अब ये सारे का सारा जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम है कि देखिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे रही है कि जनाब ये मत करो, यहाँ पे नुकसान है, ये कर लो, यहाँ पे फायदा है। लेकिन इससे एडवाइस लेने के लिए सबसे पहले तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि जनाब व्हाट इज प्रोपेन, उसको बताना पड़ेगा कि जनाब व्हाट इज किलोमीटर, उसको बताना पड़ेगा कि 500 क्या होता है, उसको बताना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है। यानी उसको पहले हमें प्रॉपर नॉलेज डिलीवर करना पड़ेगा, फिर हमें उसे कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो बताना पड़ते हैं कि जनाब अगर ये हो जाए तो तुमने ऐसे करना है, ये हो जाए तो तुमने ऐसे करना है, ये हो जाए तो तुमने ऐसे करना है, और अगर ये हो जाए तो तुमने इस तरह से काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट सिस्टम में हमें
तीन कंपोनेंट्स जो है वो नजर आते हैं। एक जो है इसका नॉलेज बैंक हमें नजर आता है कि एक उसका डेटाबेस जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पड़ा होता है। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपेन की जो है वो केमिकल फॉर्मेशन जो है वो रखी होगी, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल फॉर्मेशन रखी होगी, यहाँ पे हम लोगों ने किलोमीटर को डिफाइन किया होगा, यहाँ पे हम लोगों ने किलोमीटर 500 को फर्दर डिफाइन किया होगा कि व्हाट इज मेंट बाय 500, किस तरीके से 500 जो है वो पूरे हो जाएंगे, ये सब कुछ हम लोगों ने डिफाइन किया होगा। फिर एक होता है इन्फेरेंस इंजन, इन्फेरेंस इंजन जहां पे हम लोगों ने रूल्स वगैरह जो है वो सारे के सारे रखे होते हैं। और तीसरा जो है इसका कंपोनेंट होता है इंटरफेस। अब जो साहब एक्सपर्ट थे, या जो साहब एक्सपर्ट तो खैर नहीं कहना है, जो साहब केमिकल इंजीनियर थे या जो साहब लेबर थी जो इसको मशीन को चला रही थी और बाद में रिपोर्ट पढ़ रही थी, और जो कंप्यूटर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि रूल फीड कर रहा था इसके अंदर, उसने इस सिस्टम के साथ किसके थ्रू इंटरेक्ट किया होगा, उसने इस इंटरफेस, इस स्क्रीन के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट किया होगा। इस सारे के सारे सिस्टम को हम लोग टेक्निकली एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। आप थोड़ी देर के लिए दोबारा से अपने मोबाइल को जो है वो थोड़ा सा इमेजिन करिए, आप यहाँ पे बैठ के जो है वो मैसेज टाइप कर रहे हो, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो लिखना चाहते हो लेकिन गलती से जो है वो यूजर लिखा जाता है। जैसे जैसे आप लिखते हो फौरन मैसेज जो है वो नीचे डेटाबेस में जा रहा होता है, डेटा बेस में जा रहा होता है, जहां पे सारी की सारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर एग्जांपल पड़ी होती है। ये फौरन चेक करता है कि जनाब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ये वर्ड मैच नहीं कर रहा, यहां से मैसेज जो है इसको पंप करता है, उसे क्या कहते हैं, इन्फेरेंस इंजन के, जनाब ये मैच नहीं कर रहा। इन्फेरेंस इंजन जो है वो आगे आपको रेड कलर में जो है वो क्या कहता है, हाईलाइट कर देता है। अल्टीमेटली आपको स्क्रीन पे एडवाइस आ जाती है कि जनाब ये यूजर जो आपने लिखा है ये गलत है, आप इसको सही कर लीजिए, कि आप इसको यूजर लिखना चाहते हो तो आप इसको सही कर लीजिए। दीज आर द एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब जमीन के नीचे से गैस तलाश करना is literally a complex problem है, and to provide decision making ability like a human expert है। It performs this by extracting knowledge from its knowledge base है, using the reasoning and inference rules according to the user queries है। An expert system offers advice and makes decisions in such areas such as medical diagnosis है, processing है, या फिर लोन एप्लीकेशन है। एक्सपर्ट सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एक में एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सारे का सारा नॉलेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इसमें नॉलेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर इसमें जो है वो प्रोपेन गैस की केमिकल फॉर्मेशन जो है वो इसमें फीड करेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। फिर एक फिजिक्स का जो एक्सपर्ट है वो इसमें बताएगा कि जनाब किलोमीटर वगैरह वगैरह जो है वो क्या होता है। प्लस इसमें जो है वो कोडिंग वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है कोडिंग की शक्ल में इन सब को जो है वो नॉलेज बैंक में ट्रांसफर कर रहा होगा। इन्फ्रेंस इंजन में जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हैं वो सारे के सारे ऐड किए जा रहे होते हैं कि रूल्स वगैरह वगैरह क्या हैं। हम एक्सपर्ट्स के साथ मशावरत के बाद इन रूल्स को जो है वो तय करते हैं, और ये रूल्स को कोडिंग में या कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये सारा काम जो है वो यूजर इंटरफेस के थ्रू किया जा रहा होता है। इसेंशियल्स टू यूज एन एक्सपर्ट सिस्टम, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक्सपर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई मसला होना चाहिए, कोई इश्यू होना चाहिए जिसके लिए हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमें जो है वो प्रोपेन गैस जो है वो ज़मीन के अंदर से फाइंड आउट करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, 500 किलोमीटर से जो है वो नीचे होनी चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू डिफाइन सब्जेक्ट मैटर है, एक बंदा होना चाहिए जो कि इस प्रोपेन गैस को जो है इस केमिकल फॉर्मेशन जो है वो डिफाइन कर सके। देयर मस्ट बी एन एक्सपर्ट हु कैन डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर है, यानी इसकी केमिकल फॉर्मेशन जो है वो डिफाइन कर सके। ठीक हो गया। अ केमिकल नॉलेजेबल इंजीनियर हु कैन ट्रांसलेट द एक्सपर्टीज इनटू द फैक्ट्स एंड रूल्स फॉर द सिस्टम है, यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए जो कि इन सारे के सारे नॉलेज को कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके ताकि कंप्यूटर सिस्टम जो है इसको फीड कर सके। यूजर्स हु नो व्हाट दे वांट एंड हाउ दे वांट टू यूज इट है, यानी यूजर्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इसको इस्तेमाल करना चाहती है।
एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ये आप लोग खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमारे टारगेट्स क्या हैं जो हमें पता होना चाहिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, एग्जांपल्स कौन सी हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ पे, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क है और क्या असर आता है, बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी एक टारगेट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल टेक्नोलॉजी थोड़ा सा जहन इसको जो है वो समझते हैं। आप इमेजिन करिए आपके हाथ में एक मदरबोर्ड है, एक रैम है, एक रोम है, एक हार्ड ड्राइव है, रेडियो ट्रांसमीटर है और मैसेज रेसिपिएंट है। आप इसको एक छोटा सा मतलब ये आप आपके हाथ में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं आ सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स आप इमेजिन करिए आपके हाथ में, एक मदर बोर्ड है, एक हार्ड ड्राइव है, एक रैम है, एक रोम है, एक रेडियो ट्रांसमीटर है जिसमें आप मैसेजेस जो है यानी एक ऐसा जो मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकता है और एक रिसीवर है जिसके थ्रू आप मैसेजेस जो है वो रिसीव कर सकते हैं। आप ये सारी अब आप इन सबको आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके मूव कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि ये सारी के सारे जो है जो भी आप कंपोनेंट्स हैं इसके ऊपर से कवर उतार दीजिए तो आपको टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी जो है वो नजर आएगी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यानी रेडियो ट्रांसमीटर आपको किस लिए मैंने कहा, ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करता है, रेडियो जो रेसिपिएंट है जो रिसीवर मैंने कहा ये मैसेजेस जो है वो रिसीव करता है और लेके जा सकते हो आ सकते हो। ये मैंने सिर्फ मोबाइल को वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल फीचर रखती है, जो यूजर ऑफ द टेक्नोलॉजी है उसको कहीं पे भी ले जा करके जो है वो मूव कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट शक्लों में हमारे सामने हो सकता है। ये मोबाइल की शक्ल में आप हमारे पास हो सकता है, ये टैब की शक्ल में हो सकता है, ये लैपटॉप की शक्ल में हमारे पास हो सकता है, ये नोटबुक की शक्ल में हमारे पास हो सकता है, ये कंप्यूटर की शक्ल में हमारे पास हो सकता है। इस कंप्यूटर को हम लोग बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाके हम लोग ले जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो सकता है लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ताकि आपको दोबारा से बात समझ में आ जाए। मोबाइल टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी का वर्कर्स नो लॉन्गर नीड टू बी इन देयर ऑफिसेज हैं। वर्कर जो है वो अपने लैपटॉप अपने साथ लेके जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इस्लामाबाद एक और प्रोजेक्ट पे है और टीम जो है वो लाहौर में बैठी है। कोई इशू आ गया है तो अगर इमेजिन करिए कि हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है तो इन साहब को जो है वो पहले लाहौर आते, फिर हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ आइडिया जो है वो शेयर करते, इश्यूज एक दूसरे के साथ शेयर करते और फिर इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते, फिर हमारे पास जो है वो कोई सोल्यूशन आता। थैंक्स टू मोबाइल टेक्नोलॉजी अब ये साहब कहीं पे भी होंगे, इवन ये साहब बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अपना मोबाइल ऑन करके हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। वर्कर्स नो लॉन्गर नीड टू बी इन देयर ऑफिसेज हैं ताकि एक दूसरे के साथ इश्यूज शेयर किए जा सके, एक दूसरे के आइडियाज टू सॉल्व द इश्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सके। टेलीकम्यूटिंग है, टेलीकम्यूटिंग का फिनोमेना जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे सामने आया। टेलीकम्यूटिंग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो कम हो चुकी है। हम वर्कर्स को ये कह सकते हैं कि जनाब आप घर बैठ करके जो है वो काम करिए। तो अब जब मैंने उसको कह दिया कि आप घर बैठ के काम करिए, जो आपको टारगेट असाइन किया गया है आपने घर बैठ के वो टारगेट अचीव करना है, आपने वो सारा काम करना है, मुझे रिपोर्ट करनी है। अब मैं लाहौर में हूँ, मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं दुबई में हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वर्कर जो है वो मुझे किसी भी टाइम अप्रोच कर सकता है, मैं अपने वर्कर को जो है वो किसी भी टाइम पे अप्रोच कर सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉपर ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। कस्टमर एक्सपीरियंस है, अब अगर मैनेजर साहब जो हैं वो लंदन सैर करने के लिए गए हुए हैं, अब ये रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो दुबई जो है वो टूर पे गया हुआ है, अपनी एनुअल लीव्स पे गया हुआ है। मीनवाइल जो हमारा जो वर्क कस्टमर है उसकी क्यूरीज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही है, टीम जो है उनको कलेक्ट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। अब कस्टमर जो है वो भी परेशान हो रहा है कि कब मैनेजर साहब जो है वो छुट्टी से वापस आएंगे और हमारी क्यूरीज हमारे जितने भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करेंगे। थैंक्स टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के अब पूरी तौर पे जो हमारे साहब हैं रिलेशनशिप मैनेजर है उनके मोबाइल पे ही
पॉपअप मैसेज आ जाता है कि जनाब एक कस्टमर की क्यूरी है, वो वहीं बैठ के जो है वो कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर सकता है और कस्टमर का इशू जो है वो इंस्टेंटली रिजॉल्व किया जा सकता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो चुका है। फास्टर डिसीजन मेकिंग है। जो फॉर एग्जांपल डायरेक्टर साहब हैं वो बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई गए हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई गए हैं, वहां पे अब हमें जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक इशू आ गया, अब हमें डायरेक्टर साहब का वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो आए और आ करके जो है वो इस इशू को देखें और उस पर डिसीजन दे, अपना फैसला वो सुनाए। अब हम डायरेक्टर साहब के साथ वहीं पे बातचीत कर सकते हैं, वो फाइल हम उन्हें वहीं पे ट्रांसफर कर सकते हैं, हम फोन पे ही एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्टर हो जाएगी। हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो चुकी है। सप्लायर कंटिन्यूअसली रिमेन इन टच विद देयर क्लाइंट्स है इवन द सप्लायर इज नॉट इन ऑफिस है। वही बात है कि सप्लायर साहब जो है वो जहां कहीं भी हम उनके मोबाइल के साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उनको ईमेल जो है वो भेज सकते हैं और वो ईमेल जहां कहीं पे भी मौजूद है उसको चेक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है, फिर एम्प्लॉय की मोबिलिटी को हम लोग कंटिन्यूअसली सुपरवाइज कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त फिनोमिना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप की है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, ये लोगों को डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स पे जो है वो बेचता है और इनका मकसद क्या होता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ऑर्डर टेकर है, वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाए, मेडिकल स्टोर वाले के साथ गपशप करे, इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करे। अगर इसको 2 पैक की जरूरत है तो रिलेशनशिप की वजह से 3 पैक्स जो है उनका ऑर्डर हमें मिल जाए। अगर इसको 200 पैक्स की जरूरत है तो ये 250 पैक जो है वो ऑर्डर कर दे रिलेशनशिप की बुनियाद पे। फर्दर इसके आने जाने से जो है, अगर कंपनी कोई नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवा रही है या कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है तो ये साहब जो है इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कंपनी को किसी तरह की मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुलाकात में ही एक दूसरे के साथ गपशप में ही इसको बता देंगे। अब होता क्या था कि ये साहब जो हैं, ये एक आध दफा जो है एरिया विजिट किया करते थे। फॉर एग्जांपल इनको जो है वो जोहर टाउन का एरिया दिया गया और जोहर टाउन में कोई 50 एक के करीब मेडिकल स्टोर्स आते हैं, फार्मेसीज आते हैं। तो इन्होंने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम के, 3 महीने काम के, 6 महीने काम के, इन्होंने रिलेशनशिप डेवलप कर लिए, इन्होंने जो है वो मोबाइल पे नंबर ले लिए। अब ये साहब क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से निकलते हैं और बजाय इसके कि मेडिकल स्टोर टू स्टोर जाए, ये सीधा अपने घर जाते हैं, घर जाके आराम करते हैं, आराम करने के बाद जो है वो मोबाइल पे तमाम मेडिकल स्टोर ओनर्स को राब्ता करते हैं और उन्हें कहते हैं जनाब आपका ऑर्डर किया है, मोबाइल स्टोर पे विजिट ही नहीं किया। तो जो अल्टीमेट टारगेट थे कि जनाब रिलेशनशिप डेवलप हो और जहां 200 का ऑर्डर मिलना था 250 का ऑर्डर मिल जाता और फ्री में मार्केटिंग हो जाती, तो वो टारगेट जो है वो पीछे रहना शुरू हो गया। तो कंपनी ने उसका एक हल निकाला। कंपनी ने कहा कि इनको जो है वो मोबाइल देते हैं जिसके अंदर जो है वो जीपीएस फीचर भी हम लोग ऐड कर देते हैं और इस जीपीएस फीचर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर जो है वो देख रहा होगा। तो इस टेक्नोलॉजी, अब ये मोबाइल यानी ये मदरबोर्ड, इसके अंदर प्रोसेसर, इसके अंदर हार्ड ड्राइव, इसके अंदर ट्रांसमीटर, इसके अंदर रिसीवर, इसके अंदर रैम, इसके अंदर रोम, यही सारी टेक्नोलॉजी थी। इसको जनाबे वाला लेके इधर उधर जो है वो फिर रहे होते हैं और हम लोग इस एम्प्लॉय मोबिलिटी को ओवरसी कर सकते हैं, इसको सुपरवाइज कर सकते हैं। कंपनीज आर यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग टू एडवर्टाइज देयर ऑफरिंग्स हैं। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो कंपनी जो है इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं कि हर बंदा मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेके इधर उधर फिर रहा है। तो बजाय इसके कि हम लोग बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाएं, बजाय इसके कि हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करें इतने महंगे महंगे इश्तेहारबाजी देने के लिए, और शायद हो सकता है कि हम लोगों ने नहर पे एक बिलबोर्ड लगाया और हमारे कस्टमर का कभी शायद इत्तेफाक ही ना हो नहर से गुजरने का, या अगर वो गुजरता है तो बड़ी स्पीड के साथ गुजर जाता है और हमारे जो वो एड को इग्नोर कर देता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो कंपनी ने कहा इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, कस्टमर जहां पे भी इस टेक्नोलॉजी को लेके जाता है, हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बम्बार्डमेंट कर देते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट की, बार बार हम लोग जो है वो ऐड देते हैं। अब वो हर 15 मिनट के बाद फेसबुक ऑन करता है, उसको बार बार देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है, तो इससे भी कंपनी को बेनिफिट जो है वो मिलता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बदल करके रख दी है। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्ट डिलीवरी जो है वो भी हमारी आसान हो चुकी है। आगे बात करते हैं रिस्क विद द मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ रिस्क कौन कौन से अटैच हैं, अभी थोड़ी देर में
मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो रिस्क कौन कौन से अटैच है। सबसे पहले आपने देखा कि हम पोर्टेबल, मैंने शुरू में बात की थी कि आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में ये सारी डिवाइसेस मौजूद हैं, तो ये डिवाइस नीचे गिर भी सकती है और डैमेज भी हो सकती है। और ये डैमेज जाहिर सी बात है कंपनी का नुकसान, और कंपनी का एसेट है तो कंपनी को नुकसान भरना पड़ेगा, कंपनी का नुकसान हो सकता है। ये डिवाइस चोरी हो सकती है और हो सकता है इसमें जो है वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, तो ये कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो लीक हो सकता है चोरी होने की सूरत में। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी है तो इसमें हम लोगों ने बार बार बात की कि हम मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस जो है वो रिसीव करते हैं। इसका मतलब है कि डेटा विल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट चैनल, और इंटरनेट चैनल जो है उस वो एक रिस्क को फेस कर रहा होता है, और वो रिस्क ये क्या है कि अटैक बाय द हैकर्स हैं। कंप्रोमाइज्ड वर्क लाइफ बैलेंस है। टेली कम्यूटिंग के केस में क्या हुआ कि हम फोन करेंगे रात के 10 बजे और जनाबे वाला आप अपना लैपटॉप खोलिएगा, जरा फलां फाइल जो है वो मेरे साथ शेयर कर दीजिए। अब वो साहब जो है वो अपने बच्चों के साथ, बेगम के साथ, घर वालों के साथ जो है वो मैकडोनल्ड में एक बर्गर शर्गर खा रहा है, तो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रात को 12 बजे सीईओ फोन कर देता है कि जनाब जरा मुझे काइंडली वो इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो मेल कर देना, वो जरा एक्सेल शीट पे एनालिसिस करके मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन तो जरा फॉरवर्ड कर देना। तो उससे हमारी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है। मोबाइल गिवन टाइम, मोबाइल जो है हम ये जो मोबाइल वगैरह देते हैं, हम कंप्यूटर वगैरह देते हैं, उसका मिस यूज किया जा सकता है। मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन हम वर्कर्स को देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव भी हो सकता है। बिग डेटा क्या होता है? एक ऐसा डेटा सेट जो कि वॉल्यूम वाइज काफी बड़ा है, जो कि वॉल्यूम वाइज काफी बड़ा है, और जो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो भी उसको मैनेज नहीं कर पाते। एक ऐसा डेटा सेट दैट इज टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स के जो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो उसको मैनेज करने के लिए ना काफी हैं। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं कि एक मैनेजमेंट से क्या मुराद है और दूसरा ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनली जो हम लोग डेटा टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो माई एसक्यूएल लैंग्वेज है, या एसक्यूएल है, या ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेटा मैनेजमेंट से क्या मुराद है? डेटा रिसीव करना, डेटा स्टोर करना, डेटा रिट्रीव करना, डेटा एनालिसिस करना और इसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रेजेंट करना, ये तमाम एक्टिविटीज डेटा मैनेजमेंट में आती हैं। दोबारा से सुनिए, एक ऐसा डेटा जो कि वॉल्यूम में काफी बड़ा है और जितने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टूल्स हैं वो नाकाफी हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। यानी जो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो हम लोग डेटा रिसीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, डेटा को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। डेटा इंटरप्रिटेशन और उसकी प्रेजेंटेशन में ये डेटा मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो नाकाफी होंगे। अब बिग डेटा में दो तरह का डेटा हो सकता है, बिग डेटा में दो तरह का डेटा होता है, या तो स्ट्रक्चर, एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, दूसरा इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो होता है। अब जो बिग डेटा है वो नॉर्मली पीटाबाइट्स में मेजर किया जाता है या हेक्साबाइट में जो है वो मेजर किया जाता है। पीटाबाइट का मतलब ये है 102524 टेराबाइट है, और 1 टेराबाइट जो है वो इज इक्वल टू 1000 जीबी है। अच्छा, 1000 जीबी। अब 1024 टेराबाइट आप इमेजिन करिए कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो ये आ जाएगा 1024 इसके बराबर जो है होगा। और एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो हमारे लैपटॉप में आती है जनाब वो 500 जीबी की है। आप इमेजिन करिए कि कितनी हार्ड ड्राइव जो है वो हमें चाहिए होंगी इस पीटाबाइट जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। और अब तो एक्साबाइट में भी ये डेटा मेजर किया जा रहा है, और 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पीटाबाइट। आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा डेटा सेट जो है वो होगा। तो अब अगर इतना बड़ा सेट है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर बेचारा जो है उसको तो सांस चढ़ जाएगा। बिग डेटा की एग्जांपल्स क्या हैं? एक जो नॉर्मल जेट इंजन है, नॉर्मल जेट इंजन है वो 30 मिनट में 10 टेराबाइट्स जो है वो डेटा जनरेट करता है। एक जेट इंजन वो आधे घंटे में 10 टेराबाइट जो है वो डेटा जनरेट करता है। 10 टेराबाइट का मतलब क्या है? 1000 गीगाबाइट यानी जीबी मल्टीप्लाई बाय करें तो इसका मतलब है कि 10,000 जीबी डेटा जो है वो निकल रहा होगा।
500 GB की जो है वो अगर एक हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, फॉर एग्जांपल वैसे तो 512 GB की होती है, हम लोग सादा सी बात करते हैं 500 GB, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 500 हम लोग करेंगे तो जनाब ये तो आ जाएंगे कि 20 हार्ड ड्राइव जो हैं वो हमें आधे घंटे में चाहिए होगी। एक घंटे में इसका मतलब है अगर एक घंटे की बात की जाए तो हमें 40 हार्ड ड्राइव जो हैं वो चाहिए होंगी। और अगर 9 घंटे की फ्लाइट है, 9 घंटे की फ्लाइट नॉर्मली लाहौर से मैनचेस्टर की होती है, 9 घंटे की फ्लाइट है तो 9 घंटे में 9 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 360 हार्ड ड्राइव जो हैं वो हमें चाहिए होंगी। इसका मतलब है 360 मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग 2 करें तो 2 दिनों में 720 हार्ड ड्राइव आएंगी। और साल के बाद पता लगेगा कि सिर्फ पायलट और हार्ड ड्राइव जो हैं वो लाहौर से मैनचेस्टर जा रही है और मैनचेस्टर से जो है वो लाहौर आ रही है। कितना बड़ा डेटा सेट जो है वो होगा। और ये अभी मैं जो है आपको सिर्फ जेट इंजन की बात कर रहा हूँ, जहाज के तो अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जहां जहां पे सेंसर्स लगे होते हैं और वहां से जो है वो डिफरेंट डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर इसके अलावा जो है वो स्टेटिस्टिक शोज के जो हमारी फेसबुक है डेली बेसिस पे 500 प्लस टेराबाइट्स डेटा जनरेट करती हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, जिसमें जनाबे वाला हमारी जो है जिसमें हमारी इमेजेस भी शामिल होती हैं, जिसमें हमारी वीडियो फाइल्स भी शामिल होती है, जिसमें हमारी जो है MP3 फाइल्स भी शामिल होती है, जिसमें हमारी टेक्स्ट फाइल भी शामिल होती है, जिसमें हमारी जो है वो PDF फाइल्स भी हमारी शामिल होती है। और फिर इमेजेस में भी कुछ JPEG होती हैं, कुछ PNG होती हैं, पता नहीं किस किस फॉर्म में जो है वो ये सारी की सारी फाइल जो है वो मौजूद होती हैं। तो कितना बड़ा सेटअप आप इमेजिन करिए, अगर फेसबुक वाला इस सारे डेटा को स्टोर करने लगे तो मालूम पड़ेगा कि अगर वो ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स इस्तेमाल करता है और इस सारे डेटा को फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस के देख सके कि एक महीने में कितनी इमेजेस अपलोड होती हैं, कितनी वीडियोस अपलोड होती हैं, कितनी MP3 अपलोड होती हैं, कितनी टेक्स्ट फाइल्स अपलोड डाउनलोड होती हैं, कितनी PDF फाइल्स डाउनलोड अपलोड शेयर होती हैं, कहाँ कहाँ पे शेयर होती हैं, कौन कौन इसको किस किस्म के फाइल जो है वो शेयर करता है, तो जनाब मालूम पड़ेगा कि शायद एक साल में सारे जो फेसबुक वर्कर्स हैं वो दरख्त के नीचे बैठ के काम करते हैं और उनके ऑफिस में हार्ड ड्राइव जो है वो पड़ी है। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि हमारे जितने डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो नाकाफी हैं टू मैनेज द बिग डेटा है। बिग डेटा दो तरह के डेटा टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, एक को स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, एक को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, या ऐसा डेटा जिसको हम आसानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से क्या मुराद है कि हम इसको कॉलम की शक्ल में, रोज की शक्ल में हम इसको डेटा बेस में सेव कर सकते हैं, इसको रिट्रीव किया जा सकता है। इस तरह के डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता। हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये हासिल नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम इसको सेव नहीं कर सकते, और जब सेव नहीं कर सकते तो रिट्रीव की बात तो बड़ी बात में आती है, एनालिसिस तो फिर उसके भी आगे वाला स्टेप है। अब कौन सा डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, लाइक इमेजेस हैं, लाइक वीडियोस हैं, MP3 फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, PDF फाइल्स हैं। अब PDF में भी काफी सारी टाइप्स आ चुकी हैं, तो ये सारी फाइल जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाती हैं। अब स्टैटिस्टिक्स ये शो करती हैं कि जो 80% कॉर्पोरेट जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। कैसे पता लगेगा कि एक डेटा जो है वो बिग डेटा है या नहीं है? तो लेनिन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की सन 2001 में। उन्होंने जो है वो बताया कि अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हों किसी भी डेटा सेट में तो हम उस डेटा सेट को बिग डेटा कंसिडर कर सकते हैं, और उसे जो लेटेस्ट डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो इस्तेमाल करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो वॉल्यूम है। देखना होगा कि वॉल्यूम वाइज ये डेटा कितना बड़ा है, वॉल्यूम वाइज ये डेटा कितना बड़ा है। अगर तो काफी बड़ा है जिसे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टूल्स जो है वो हैंडल नहीं कर सकते, तो उस डेटा को हम लोग बिग डेटा कंसिडर करेंगे। देखना होगा कि इस डेटा सेट में कितनी वैरायटी का डेटा शामिल है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कितने, स्ट्रक्चर्ड डेटा कितने। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स है, जैसे हमने पहले बात की MP3 फाइल्स हो सकती हैं, MP4 फाइल्स हो सकती हैं, इसमें इमेजेस हो सकती हैं। इमेजेस की आगे काफी सारी वैरायटी हैं,
जिसमें हमारे पास जो है अल्लाह आपका भला करे जेपीजी हो सकती है, पीएनजी हो सकती है, आगे टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में भी वर्ड फाइल है, फिर उसके बाद स्प्रेडशीट्स की शक्ल में हो सकती हैं, पीडीएफ की शक्ल में हमारी टेक्स्ट फाइल हो सकती हैं। तो डिफरेंट वेराइटी अगर हमारे डेटा में मौजूद है जिससे हमारे ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के डेटा को वेराइटी कहते हैं। वेलोसिटी, कितनी तेजी के साथ ये डेटा जो है वो जनरेट होता चला जा रहा है, वो डिफाइन करता है कि आया के डेटा सेट जो है वो बिग डेटा है या नहीं है। अगर तो वो इंतहाई तेजी के साथ एक्सपोनेंशियली जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो इसे हम लोग जो है वो बिग डेटा का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी बाय डाटा फ्लो ये प्रेजेंट करता है कि 100 आवर्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस आर अपलोडेड 20, अच्छा यहाँ पे आर व्यूड 100 आवर्स ऑफ यूट्यूब वीडियो आर अपलोडेड हैं, 20 मिलियन फोटोज आर व्यूड हैं। अच्छा, इस लाइन को जो है वो काट दीजिए, इस लाइन का कोई मतलब नहीं बन रहा। हाँ, इसे मैं देख करके दोबारा आप लोगों के साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर कर दूँ। स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा सेट क्या है, ये अब आप लोग खुद से गो थ्रू करेंगे, इंशाल्लाह आपको आसानी समझ आ जाएगा। डेटा चैलेंजेस क्या है, इतना बड़ा डेटा है, इतने बड़े डेटा को अब जो है वो एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए हमें बाकायदा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। लाइक उस प्रोफेशनल में डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, डेटा इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, डेटा एनालिस्ट जो है वो चाहिए होते हैं, जिनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होता है कि जनाब डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से हम लोगों ने उसको एनालाइज करना है, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से हम लोग जो है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू मैनेज द बिग डेटा है। देयर आर नंबर ऑफ का मतलब है कि देयर आर मोर देन टू ऑप्शंस, देयर आर मोर देन वन ऑप्शन, सॉरी वन ऑप्शन। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेटा सेट जो है हमारे पास है, फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें टाइप 2 टूल चाहिए है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग वाई टूल जो है वो इस्तेमाल करें, तो टूल सिलेक्शन में भी हमसे जो है वो गलती हो सकती है। डेटा ग्रोथ एंड डेटा एक्सपोनेंशियल रेट पे जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ जो है वो जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो अगर वो तेजी के साथ मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है तो मैनेजमेंट के लिए भी ये कंसर्न है कि इतने बड़े डेटा को हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी तेजी से कैसे हम लोग इसको जो है वो मैनेज करेंगे, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। डेटा इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि जो बिग डेटा है उसमें काफ़ी वैरायटी का डेटा शामिल होता है। लाइक वही पुराने वाली बात, इमेजेस होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, पीडीएफ फाइल्स होती हैं, फला फला किस्म की जो है वो फाइल होती हैं। अब अगर हमें रिपोर्ट कंपाइल करना है तो हमें ये इशू आ सकता है कि डिफरेंट डेटा को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है यूजिंग टूल्स हैं। जो पुराने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इस फिनोमेना को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है एक्सेल की फाइल को जो है वो सपोर्ट करते हैं या चंद एक दूसरी तीसरी फाइल को सपोर्ट करते हैं। वो ऑडियो फाइल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली ऑडियो फाइल उठाए, ऑटोमेटिकली वीडियो फाइल उठाए, ऑटोमेटिकली पीडीएफ उठाए, ऑटोमेटिकली इमेजेस उठाए और नीचे से एक्सेल से फॉर्मेट उठाए और डेटा प्रेजेंट कर दे। अब तो हम खुद तो कर सकते हैं, लेकिन कितना कोई हम लोग जो है वो करेंगे, ये तो सिस्टम का काम होना चाहिए ना। तो डेटा इंटीग्रेशन जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। हर आने वाले दिनों के साथ नए से नए टाइप का जो है वो डेटा इंट्रोड्यूस होता चला जा रहा है। डेटा सिक्योरिटी इशू है, इतने बड़े डेटा को सिक्योर करना जो है वो भी एक मसला है। आई होप यहाँ तक सारी बातें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको परेशान करती है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आती, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तब ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए दुआ करिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।